देखिए, पहली चीज तो ये जानिए कि बलूचिस्तान से भारत का संपर्क 7,000 साल पुराना है, 7,000 ईयर्स बैक। यानी यहां भगवान श्री राम विराज रहे हैं और वहां मेहरगढ़ की संस्कृति पुष्पित पल्लवित हो रही है। उतना पुराना संबंध है हमारा बलूचिस्तान के साथ। 7वीं 8वीं शताब्दी के लगभग वहां पर इस्लाम आया। मैं कुछ मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली चीज तो यह है, हिंद बलोच फोरम सिटीजन्स अप्रोच है। यह नागरिकों का एक ऐसा मंच है जो दुनिया के उन सभी देशों से संपर्क रखना चाहता है और देशों के उन नागरिकों से जो आतंकवाद से पीड़ित हैं, आतंकवाद से प्रभावित हैं, उन सभी लोगों को एक मंच पर लाकर एक ऐसी वैश्विक ताकत, नागरिकों की वो वैश्विक ताकत बनाना चाहता है जो किसी भी आतंकवादी गतिविधि का और आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वाले किसी भी देश को मुंह तोड़ जवाब दे सके। ये नागरिकों की ऐसी पहल है। जब भी आतंकवाद की बात होती है, वैश्विक आतंकवाद की जो धुरी है, उस देश का नाम है पाकिस्तान। मैं एकदम बिल्कुल स्पष्ट होकर आपसे कहना चाह रहा हूं, पाकिस्तान केवल भारत को ही नहीं, पाकिस्तान पूरी दुनिया को पीड़ित किए हुए है, पूरी दुनिया को प्रभावित किए हुए है। पाकिस्तान में उसकी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए उसे जिस धन की जरूरत है, पूरी दुनिया में हर देश को देश चलाने के लिए धन की जरूरत है, लेकिन जहां पूरी दुनिया विकास का फार्मूला अपनाती है, वहां पाकिस्तान आतंक का फार्मूला अपनाता है अपने देश के विकास के लिए। और विशेषकर भारत के विरुद्ध तो पाकिस्तान ने एक परोक्ष युद्ध छेड़ रखा है, और यह परोक्ष युद्ध 1950 से प्रारंभ हुआ था। कुछ तंजीमें बनाई गई थी जिसको अरब की दुनिया ने पैसा दिया था, ISI ने वो तंजीमें बनाई। उसके बाद जिया उल हक ने 1986 से बाकायदा भारत के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ा। अब यहां पर मैं एक चीज आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। हम में से अधिकतर लोग यह समझते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर चाहता है बस, और कश्मीर को वह कब्जाने के लिए भारत के अंदर आतंकवाद फैला रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि पाकिस्तान के आतंकवाद को इतना हल्का मत लीजिएगा, उसे कश्मीर से कोई मतलब नहीं है। और यह यदि कहा जाए कि पाकिस्तान भारत के मुसलमानों का खैर ख्वाह है या कश्मीर के मुसलमानों का खैर ख्वाह है, वो तो कतई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जिन लोगों ने बनाया उनका सीधे रूप से कुरान इस्लाम से कोई मतलब ही नहीं रहा। ना उन्होंने जो 5 स्तंभ होते हैं इस्लाम के, ना कभी उनको उन्होंने ढंग से माना। पाकिस्तान एक प्राकृतिक राज्य है ही नहीं। यह केवल कुछ लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षा से एक राज्य का निर्माण कर दिया, और इस राज्य ने एक संप्रभु देश है उस वक्त में, वहां उसे 28 मार्च 1948 में कब्जा लिया, और उस देश में उसने आतंक की बर्बरता फैला दी, और इस देश का नाम है बलूचिस्तान। 30,000 लोग, लगभग 1 करोड़ 30 लाख की आबादी इस अब पाकिस्तान कब्जाया बलूचिस्तान में से कहूंगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान, 1 करोड़ 30 लाख के तकरीबन, इतनी बर्बरता, लाखों हजारों लोग पाकिस्तान की फौजें और पुलिस वहां से गायब कर देती है, उन्हें मार देती है, उनके शरीर के अंग निकाल लेती है। वहां छोटे बच्चों तक को पाकिस्तान की सेना बख्शती नहीं है, उनके अंग निकाल के, मार के, उनको हेलीकॉप्टर से उनके गांव में टपका के चली जाती है। मासूम विद्यार्थियों को मारते हैं, और इस कदर मारते हैं कि यदि वो चित्र, मैंने वह चित्र देखे हैं, यदि वह चित्र किसी को दिखा दिया जाए तो उसकी आंखें नम हुए बिना नहीं रह सकती, चाहे वह कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो। पाकिस्तान की ऐसी बर्बरता 21वीं शताब्दी में
भी है। जब पूरी दुनिया सभ्यता की ओर जा रही है, पूरी दुनिया शिक्षित हो रही है, पूरी दुनिया विकास की ओर जा रही है, वहां पाकिस्तान की वो बर्बरता आज भी है। इसीलिए पाकिस्तान के आतंकवाद को बहुत हल्के से नहीं लेना चाहिए। अब हिंद बलोच फोरम क्यों, यह प्रश्न बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता होगा। देखिए, पहली चीज तो यह जानिए कि बलूचिस्तान से भारत का संपर्क 7000 साल पुराना है, 7000 ईयर्स बैक। यानी यहां भगवान श्री राम विराज रहे हैं और वहां मेहड़गढ़ की संस्कृति पुष्पित पल्लवित हो रही है। उतना पुराना संबंध है हमारा बलूचिस्तान के साथ। 7वीं 8वीं शताब्दी के लगभग वहां पर इस्लाम आया और बलूचिस्तान के लोगों ने सही इस्लाम का परिचय दिया। उनकी जिंदगी में जो वास्तव में कुरानिक इस्लाम है वह आया। इसीलिए वो बहुत सीधे हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। उसके बाद 16वीं 17वीं शताब्दी में हमारे यहां से बहुत सारे लोग बलूचिस्तान गए और बस गए, और तभी लगभग उसी समय के लगभग अहमद शाह अब्दाली हमारे यहां से 22,000 मराठाओं को पकड़ के ले गया, युद्ध में छल से हरा कर वो बलूचिस्तान ले गया। और ये 22,000 मराठा बहन भाई आज भी बलूचिस्तान के अंदर नागरिक की हैसियत से रहते हैं, वो हमारे अपने लोग हैं। एक गाना है, वो जलेबी से संबंध, मुझे गाना पूरी तरह याद नहीं आ रहा, वो बलोची संगीत है। चिटियां कलाइयां करके भी एक गाना, वो भी बलोची संगीत है। बलूचिस्तान के बहुत बड़े कलाकार अमजद खान, सुरेश ओबराय, राजकुमार, और इसके साथ साथ न जाने कितने बलूचिस्तान से लोग यहां पर आए, यहां से न जाने कितने लोग वहां जाते रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हमारी 2 शक्तिपीठ बलूचिस्तान के अंदर हैं, मां हिंगलाज भवानी और एक काली पीठ। आपने शक्तिपीठों के बारे में जब सुना होगा तो हिंगलाज भवानी शक्तिपीठ के बारे में सुना होगा, ये बलूचिस्तान के अंदर है। तो हमारा उनसे संपर्क है और वहां पर मानवाधिकार का हनन हो रहा है। और जिस जगह पर मानवाधिकार का हनन होता है, भारत की यह संस्कृति और परंपरा है, हम वहां पर खड़े हुए हैं, मुखर हुए हैं, बोले हैं। इसीलिए हमें बलूचिस्तान के लोगों के लिए बोलना चाहिए। हम भी और वो भी उसी देश जिसका नाम पाकिस्तान है, नाम पाकिस्तान है, कार्य ना पाकिस्तानी है, उसी ही देश से हम सब पीड़ित हैं, उसी ही देश से हम सब प्रभावित हैं। पाकिस्तान गोल्डन क्रिसेंट का जो क्षेत्र है, यहां पर ड्रग का सबसे बड़ा सप्लायर है और यह रास्ता भारत से होकर जाता है। और उसमें जो सेफेस्ट जोन है वो कश्मीर है। कश्मीर से जितनी इनकम होती है, ये ताजा आंकड़े बता रहा हूं, लगभग 15% उस इनकम का आतंकवादियों को ट्रेन करने पर पाकिस्तान खर्च करता है। पाकिस्तान ने इसलिए वहां पर एक लो कॉस्ट वॉर शुरू करी है, परोक्ष युद्ध जिसे कहते हैं, जहां बहुत कम पैसा खर्च करके वह भारत को परेशान और व्यथित करना चाहता है, कमजोर करना चाहता है। पाकिस्तान का आतंकवाद केवल कश्मीर तक नहीं रुकता, यह ड्रग सप्लाई वो पंजाब में भी करता है 7200 करोड़ रुपए की। केवल यही नहीं रुकता पाकिस्तान का आतंकवाद, यह आपके बेडरूम तक घुसा हुआ है, ड्राइंग रूम तक घुसा हुआ है, आपके बच्चों के हाथों में जो मोबाइल फोन है उसके अंदर घुसा हुआ है। यह लगातार समाज को कमजोर कर रहा है। आप आए दिन ऐसी बरगलाने वाली, उकसाने वाली, भड़काने वाली पोस्ट्स जो पढ़ते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं, आपस में जो लड़ते हैं, कहीं जातियों के नाम पर, कहीं देवताओं के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, यह सब उस आतंकवाद का हिस्सा है जिसे हम कंसील्ड वॉर कह सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के आतंकवाद को आप बहुत हल्के से मत लीजिए। यह आपके घर के बाहर खड़ा हुआ आतंकवाद है। यह आपकी जो अनऑर्गेनाइज्ड आर्म्स इंडस्ट्री है उसके रूप में खड़ा हुआ आतंकवाद है। हमारे बीच में कौन ऐसा है का एजेंट काम करके और हमारे समाज को कमजोर कर रहा है, ये वो आतंकवाद है। हमारी यूनिवर्सिटीज में पसरा हुआ आतंकवाद है। हमारे युवाओं में ड्रग्स और शराब को फैलाने वाला आतंकवाद है। इसीलिए हमें बहुत सतर्क होना होगा।
अब करना क्या है, ये 2-3 मैं आपसे बात और कहना चाह रहा हूं। बस हम पर पाकिस्तान एक आरोप लगाता है, हम लोगों को पाकिस्तान अपने मीडिया में खूब क्रिटिसाइज करता है। जब उसकी बाकी दाल नहीं गली तो उसने अभी अपने मीडिया में एक आरोप लगाना शुरू किया, ये हिंदुओं का एक मूवमेंट है, क्योंकि महाराज जी की तस्वीर भी वहां होती है, माननीय इंद्रेश जी की तस्वीर वहां होती है, कर्नल आर सिंह साहब की तस्वीर वहां होती है, मेरी तस्वीर वहां होती है। वो इसे हिंदू वर्सेस मुस्लिम एजेंडा बता रहा है, और यह बात वो पाकिस्तान के लोगों में भी और बलूचिस्तान के लोगों में भी फैला रहा है कि ये हिंदू आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि हम जिनके लिए लड़ रहे हैं वह हिंदू नहीं है, ज़्यादातर मुसलमान हैं। ये पाकिस्तान भूल रहा है। लेकिन बलोची लोग इन सब पचड़ों में नहीं फंस रहे हैं। पाकिस्तान कुछ भी कहता रहे, वो समझ चुके हैं पाकिस्तान की नापाक हरकतें, उसके बयानबाजियों को। उसने यूनाइटेड नेशन के अंदर जो झूठी तस्वीरें दिखाई, बताइए कोई सोच नहीं सकता कि कोई देश ऐसा करेगा, इतनी छिछोरी हरकत पर उतरेगा। लेकिन वो पाकिस्तान है तो उतर भी सकता है, वहां सब संभव है। तो ये पाकिस्तान इस तरीके का प्रोपेगेंडा अपने यहां भी कर रहा है, हमारी सोशल मीडिया में भी वो कर रहा है। सबसे पहले तो इससे बचिए। दूसरी चीज, आज के युग में एक टोटल वॉरफेयर का युग है ये, इसमें हर नागरिक एक युद्ध में इन्वॉल्व है। इसलिए हर नागरिक को एक सैनिक की भांति तैयार होना होगा। आप थोड़ा सतर्क रहा करें अपने आसपास की गतिविधियों पर। लोग जो आपके आसपास आकर अचानक बसें, उन पर थोड़ी सी निगाह रखा करें, और यदि कहीं कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि आप देखें तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया करें। दूसरी चीज, ये ड्रग्स और बहुत सस्ती शराबें जो आजकल मिल रही हैं, इन सब से बचें। मेरा इसका मतलब ये नहीं कि महंगी पी लें, लेकिन ये चीजें जानबूझकर हमारी सोसाइटी में लाई जा रही हैं, जिससे ये समाज कमजोर हो, आपस में लड़े। और खास तौर से चूंकि यह सबसे युवा देश बनने वाला है दुनिया का, और इसीलिए पाकिस्तान को, चीन को भी ये भय है। यहां की युवा शक्ति को अगर मजबूत होने दिया उन्होंने, तो यह दुनिया का सिरमौर बन जाएगा, क्योंकि यहां के युवाओं में बड़ी ताकत है, बड़ी अच्छी सोच है उनकी। इसलिए भी पाकिस्तान यहां के युवाओं को कमजोर करना चाहता है। एक और चीज जिसका हमें ध्यान रखना है, और वो ये है कि जब जब पाकिस्तान कोई भी नापाक हरकत करे, चाहे हमारे सैनिकों सिपाहियों के खिलाफ, या कोई भी अनर्गल बयानबाजी करे यूनाइटेड नेशंस में जाकर या कहीं भी और, तो हमें रिएक्ट करना चाहिए। सोशल मीडिया के युग में हम सब लोग रह रहे हैं। आप रिएक्ट कीजिए, चाहे एक ही लाइन में रिएक्ट कीजिए। हमें जैसे ही यहाँ कार्यक्रम शुरू हो रहा है, ये हो चुका है, गालियां भी आनी शुरू हो गई होंगी वहां से। जबकि अपराधी हैं, पूरे वैश्विक समाज के वो अपराधी हैं, तब वह इतने खुल के प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो हम तो वैश्विक समाज को बचाने के लिए निकलने वाले लोग हैं, हम क्यों प्रतिक्रिया नहीं देते? हमें भी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हम भी मुर्दार नहीं हैं, हम डरपोक नहीं हैं, हम शांति प्रिय तो हैं, कायर नहीं है। ये पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि यहाँ की जनता सैनिक है। दोस्तों, अभी हाल ही में नागालैंड में एक घटना घटित हुई, जिसमें इंडियन आर्मी के जवानों द्वारा 14 सिविलियन के मारे जाने की खबर आपने सुनी होगी। इस पर बहुत बवाल हो रहा है, और वो लोग सेना के AFS जो अस्पा है, वो कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जो सेना को एक अधिकार देता है, विशेषाधिकार देता है। क्या है ये AFSPA? चलिए आपको हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देते हैं। सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून AFSPA
की ज़रूरत उपद्रवग्रस्त पूर्वोत्तर में सेना को कार्रवाई में मदद करने के लिए 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। जब 1989 के आसपास जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने लगा तो 1990 में इसे वहाँ भी लागू कर दिया गया। किसी भी क्षेत्र विशेष में AFSPA तभी लागू किया जाता है जब राज्य या केंद्र सरकार उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र कानून अर्थात डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट घोषित कर देती हैं। AFSPA कानून केवल उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाता है जो कि अशांत क्षेत्र घोषित किए गए हों। इस कानून के लागू होने के बाद ही वहाँ सेना या सशस्त्र बल भेजे जाते हैं। AFSPA को सितंबर 1958 को अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत में लागू किया गया था। पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा रोकने के लिए इसे लागू किया गया था। किसी भी राज्य या क्षेत्र को डिस्टर्ब क्षेत्र कब घोषित किया जाता है? जब किसी क्षेत्र में नस्लीय, भाषीय, धार्मिक, क्षेत्रीय समूहों, जातियों की भिन्नता के आधार पर समुदायों के बीच मतभेद बढ़ जाता है, उपद्रव होने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति को संभालने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस क्षेत्र को डिस्टर्ब घोषित कर देती है। AFSPA कानून का सबसे बड़ा विरोध इसमें सशस्त्र बलों को दी जाने वाली दमन शक्तियाँ ही हैं। कुछ शक्तियाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। सशस्त्र बल बिना किसी वारंट के किसी भी घर की तलाशी ले सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी बल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अशांति फैलाता है, बार बार कानून तोड़ता है, तो मृत्यु तक बल का प्रयोग किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अशांति फैलाता है या बार बार कानून तोड़ता है तो मृत्यु तक बल का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 4, यदि सशस्त्र बलों को अंदेशा है कि विद्रोही या उपद्रवी किसी घर या बिल्डिंग में छुपे हुए हैं तो उस आश्रय स्थल या ढांचे को तबाह किया जा सकता है। वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली जा सकती है। सशस्त्र बलों द्वारा गलत कार्रवाई करने की दशा में उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। दोस्तों, आपका इस पूरे विषय के बारे में क्या कहना है? नागालैंड में जो कुछ हुआ आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियो लाते हैं जो हिंदुत्व को बढ़ावा देती हैं, जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती हैं। हमारे इस चैनल पर हिंदुत्व के विद्वान जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, RSN सिंह जी, तमाम लोग आते हैं जो हिंदुत्व के बारे में बातें बताते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि जानकारी शेयर करने से ही दूसरे लोगों के पास पहुंच पाती है। हम अपने चैनल पर लगातार ऐसी वीडियो लाते हैं जो हिंदुत्व को बढ़ावा देती हैं, जो सनातनी धर्म की रक्षा करती हैं और उसके बारे में बताती हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।